हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एक्ट का पार्ट बी है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 ये शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर रहे हैं, ब्रिटिश एरा 1600 टू 1947। इसको हमको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से देखना है। तो हमारा टॉपिक ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। इसका मतलब है प्रशासनिक और विधायी सुधार 1857 के पहले। तो ये हम जो है पार्ट ए में जो है देख चुका है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो पहले आ जाती तो मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, सर्दी जुकाम हो गया है, इस वजह से मैं पहले अपलोड नहीं कर पाया हूँ। एक दिन लेट हो रहा है, तो आप जो है और टेंशन मत लीजिए, एक हफ्ते में 3 वीडियो आता है और वो आपको 3 वीडियो आएगा, चाहे मैं लगातार 3 दिन पे दे दूं या एक दिन में 3 वीडियो दूंगा, लेकिन एक हफ्ते में 3 वीडियो आपका आएगा। थोड़ा जो है मौसम चेंज हुआ है इस वजह से, और हमारी आवाज़ में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो खैर, ये आज हम इसको देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857, जिसमें 1858 से लेकर 1947 तक, देश की आज़ादी तक जितना उनका एक्ट रहा है इंपॉर्टेंट, वो सब हम देखेंगे। तो और जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हिंदी में भी ले आइए, तो इसमें मैंने थोड़ा हिंदी में लाने की कोशिश किया है। तो उसको बुक से मैं नहीं लिया हूँ, उसको गूगल से जो है ट्रांसलेट किया हूँ। तो हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप लोग उसे हिंदी में जो है सही कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश का जो है वो पूरा बुक टू बुक है। एक दो बुक से मतलब एक बुक से नहीं है, काफी बुक से जो है उसको कलेक्ट करके जो है, बुक है, गूगल है, यूट्यूब है, सब जगह से कलेक्ट करके तो जो है हिंदी जो है वो ट्रांसलेट हुआ है। तो आप अगर कुछ गलत होगा तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। तो जो हमारा 1857 में बेसिकली क्या हुआ, हमारा 1857 में जो है आज़ादी की पहली लड़ाई बोली जाती है कि आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको जो है सिपाही म्यूटिनी और जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। इसको जब हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। तो बेसिकली जो 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में अंग्रेजों का जो प्रशासनिक और विधायी सुधार रहा, वो कैसा रहा, वही जो इम्पोर्टेंट एक्ट है उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला एक्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी में, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें ये क्या कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण करने का निर्णय लिया। तो जो 1857 के पहले जितनी भी जो है चीजें थी, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती थी। तो जब 1857 में जब वो क्रांति हुई आजादी के लिए, तब वो जाके वहां पे ब्रिटिश क्राउन ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी सब कुछ थे, पावर थे, वो सब अपने क्राउन में ले लिया। मतलब वहाँ की जो क्वीन थी, वहाँ के जो पार्लियामेंट थे, उनसे डायरेक्ट होने लगा। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि जो है कोई भी जो है पार्लियामेंट, अब अपने देश का तो वो नहीं था, वो ब्रिटिश का था। तो सोवरेनिटी का ये मतलब था कि जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट थे, वो अपने भारत देश के लिए वही एक्ट बनाते थे, कानून बनाते थे। सोवरेनिटी अभी इसको मैं प्रियम्बल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में डिफाइन करूंगा। अभी बस इतना ही जान लीजिए, सोवरेनिटी का यही मतलब है कि लेजिस्लेचर द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा उस देश के लिए। और किस देश के लिए? क्योंकि वो ब्रिटिश हमारे देश पर शासन करते थे, तो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए कानून बनाया गया होगा। इन एन अपेरेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के भी नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा था? ये सावरकर जी ने कहा था। तो जब हम हिस्ट्री पढ़े थे, इसमें 3-4 लोग ने क्या क्या कहा उसको देखेंगे। तो वही कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद जब स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध के रूप में स्पष्ट परिणाम में जो हुआ था, वो जो है ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ की सोवरेनिटी को अपने कब्जे में ले लिया। तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अब जो है ब्रिटिश क्राउन, मतलब कुल मिला जुला के अब जो है अंग्रेजों का पूरा तरह से अपने देश पे कब्जा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा कह रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंटेड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ क्राउन। भारत का जो परिषद है उसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसमें उस काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर कितने थे? 15 मेंबर थे। फिर उसके बाद कह रहा है कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। राज्य सचिव अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो जो वहां पे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अपॉइंट हुआ था, वो मतलब पूर्ण रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी था। मतलब जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बनते थे, वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के पास आते थे, और उस हिसाब से जो है अपने देश को चलाया जाता था। अब यहाँ पे देखिए कि द गवर्नर जनरल बिकेम द एजेंट ऑफ क्राउन एंड नाउ नोन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल था, वो अब एजेंट ऑफ क्राउन, क्राउन का एजेंट बन गया था। किसका एजेंट? महारानी जो क्राउन थी, उनका एजेंट बन गया था। हाँ, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि गवर्नर जनरल बिकेम द एजेंट ऑफ क्राउन एंड नाउ नोन एज वायसराय ऑफ इंडिया। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में क्या देखा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने देखा था कि जो हमारा वहाँ पे बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। कौन था वहाँ पे? एक क्वेश्चन वहां से अराइज होता था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? तो वहाँ पे था वारेन हेस्टिंग का नाम था। फिर उसके बाद हमने
चार्टर एक्ट 1833 देखा जो है, हमने जो है चार्टर एक्ट 1833 देखा, वहां पे गवर्नर जनरल था, वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो वहां पे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे है वो गवर्नर जनरल जो है, ये गवर्नर जनरल अब ये वायसराय बन गया है। ये भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कब जो है गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना गया? गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से कब जाना गया, किस एक्ट के तहत जाना गया? तो आप क्या लगाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कैनिंग बिकम फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, कौन पहला वायसराय ऑफ इंडिया बना? तो क्या है यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग जो है बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और बाकी इस एक्ट में इतना ही है, और आगे हम देखते हैं। अब आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। तो जो हमारा भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, फर्स्ट टाइम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम इस एक्ट के तहत हुआ 1861 के तहत। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो जो वहां पे पावर था वो अब जो है बंटने लगा, वो धीरे धीरे जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब अपर हाउस लोअर हाउस में धीरे धीरे पावर जाने लगा। वहां पे फिर पोर्टफोलियोज आए, उनको उनको जो है अपना अपना जो है काम उनको सौंपा गया। तो यहाँ पे देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बनता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? 1859 में। इस डेट को याद रखिएगा, 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली होता है कि जो अपर हाउस और लोअर हाउस में जो डिपार्टमेंट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं, उनका जो रिकॉग्निशन है, जैसे ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये सबका एक एक पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, ये इनका एक पोर्टफोलियो सिस्टम है। फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये इनका पोर्टफोलियो है। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम कौन ले आया था? लॉर्ड कैनिंग। कब ले आए थे? 1859 में। बेसिकली यहाँ से जो है देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका जो है बन रहा है। कौन-कौन सा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का किस एक्ट के तहत शुरू हो गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हुआ। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम किसने जो है इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया? 1859 में। अब आगे हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए, हिंदी वाले आप हिंदी यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इसको कंफर्म नहीं बता नहीं सकता हूँ ये कि सही ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं। बाकी आप समझ सकते हैं, अगर हिंदी की जो है वो है तो समझ जाएंगे, नहीं होगा तो जो है बाकी तो मैं हिंदी इंग्लिश तो हिंदी इधर कर ही रहा हूँ। इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से जो है हमारा इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू होने लगा, लेकिन अभी जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। ये जनरल इलेक्शन नहीं होता है। जो 2 तरह की इलेक्शन होती है हमारे इंडिया में, एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है वो जनरल इलेक्शन में आता है, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है। और इनडायरेक्ट में जो है, जो वहाँ पे होते हैं, जो पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं। तो वो भी एक हिसाब से कह सकते हैं लोगों के द्वारा ही चुना गया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट हुआ है। तो इनडायरेक्ट बेसिकली यही है कि जैसे जो अपने भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि उसमें लोगों के द्वारा चुना गया जो है सांसद होता है, और वही वही सांसद जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसमें है कि गवर्नर जनरल कुड नॉमिनेट मेंबर। अब यहाँ पे जो है जो मेंबर का नॉमिनेशन है वो गवर्नर जनरल कर सकता है। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड, जो विधान परिषद के कार्यों का विस्तार हो गया है। टू डिस्कस द बजट एंड क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे जो है विधानसभा का कार्यों का विस्तार हो गया है, और उसमें जो है बजट का क्वेश्चन और भी जितने काम है जो है सब डिस्कस हो सकते हैं। बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यहाँ से शुरू हो गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है बजट का क्वेश्चन और बाकी एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो है किया जाने लगा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उधर मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1800, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उधर 1857 के पहले ये दोनों एक्ट। अब उसके बाद 1857 के बाद एक जो 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको देखिए, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस एक्ट के नाम से जाना जाता है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे कई सारी जो है ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये जो है आप एकदम रख लीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो अब ये क्या है कि कह रहा है कि लॉर्ड मोर्ले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लॉर्ड मोर्ले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो मोर्ले और मिंटो, ये 2 अलग-अलग नेम है, ठीक है? तो मोर्ले कौन थे? मोर्ले ये थे कि लॉर्ड मोर्ले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वाज देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय क्या है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1898 में अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे बेसिकली बस यही जो है इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। अब ही वाज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। अब कह रहा है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, एक लॉ के मेंबर बनाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की कौन से मेंबर पे, कौन से पद पे जो है अपॉइंट हुए थे, तो क्या हुआ, लॉ मेंबर हुए। इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये 1909 में फर्स्ट टाइम मतलब जनरल इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे इनडायरेक्ट था, अब यहाँ पे मतलब आप इलेक्शन करके अपने जो है मन पसंदीदा शख्स को वहां पे भेज सकते हैं। तो इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में। A separate representation of Muslim community and thus act legalized communalism. Lord Minto came to be known as father of communal electorate. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का जो है बनाया गया, किस एक्ट के तहत, तो किस एक्ट के तहत बनाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। और अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वेश्चन और ये भी आता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, क्या कौन है, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कब बनाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। हमारे पास आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको किस नाम से जाना जाता है, मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को किस एक्ट के तहत जाना जाता है, इसको क्या आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको दोनों को मतलब रेसिप्रोकल कह सकते हैं, दोनों को एक दूसरा मतलब इसको याद ही रखिए रहिए, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे ये भी दो दो बंदे हैं, मोन्टागू अलग है और चेम्सफोर्ड अलग है। मोन्टागू वाज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे कि डायरकी या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस। डायरकी बेसिकली होता है कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट होगी और प्रोविंसेस में अलग गवर्नमेंट होगी। बाई कैमरल लेजिस्लेटर, बाई कैमरल का मतलब क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बाई कैमरल का मतलब होता है कि टू हाउस, जिसमें एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर विथ अपर एंड लोअर हाउस वेयर फॉर्म विथ डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, किसमें हुआ था, 1909 में। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इन बोथ हाउस वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड। कह रहा है कि दोनों सदनों में अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। फिर उसके बाद है कि 3 of 6 मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल हैड टू बी इंडियन। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल काउंसिल में इंडियन को 6 में से 3 मेंबर को जो है मनोनीत किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट ये भी है, मतलब 1857 के बाद जितने भी एक्ट हैं लगभग लगभग सब इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब अभी जब हम सोर्सेज पढ़ेंगे तो काफी सारे सोर्सेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। तो है ये है, देखिए इट वाज लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। इसमें मतलब ये बहुत ही लेंदी था, तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो बहुत ज्यादा लेंदी था। तो इसमें कुछ हमारे संविधान में जो कुछ प्रावधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है, जैसे काफी सारे देश से लिया तो गया है ये, लेकिन कुछ कुछ क्या आधे से ज्यादा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है। कह रहा है कि द एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया एंड टू न्यू प्रोविंस वेयर क्रिया एंड सिंध। मतलब ये एक्ट जो है बर्मा को सेपरेट कर देता है और दो नए प्रोविंस मतलब दो नए राज्यों का निर्माण करता है, जिसको उड़ीसा और सिंध के नाम से जाना जाता है। द एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस जो है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आरबीआई का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद जो है फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण किया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस का, ये पब्लिक सर्विस कमीशन ये मतलब सेंटर में है और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टेट में, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। यहाँ इतने चीजों का निर्माण किया गया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किस एक्ट के तहत हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसे ये भी सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो ये इसको आप जो है लीव नहीं कर सकते, इसको आप जो है माइंड में एकदम रख लीजिए। अब उसके बाद आता है कि फेडरल प्रोविंशियल एंड कंकरन लिस्ट वेयर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि हमारे 7वें सूची में 7वें जो है शेड्यूल में ये डिफाइंड है कि वहाँ पे 3 लिस्ट है, कौन कौन से हैं, सेंटर का है, स्टेट का है और कंकरंट का लिस्ट है। तो यहाँ पे तो वो जो फेडरल और प्रोविंशियल, ये तो फेडरल और प्रोविंशियल मतलब वहाँ पे अलग हो जाता है, वहाँ पे सेम नहीं था, वहाँ पे अलग हो गया था, वहाँ पे सेंटर और स्टेट हो गया था। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर एंड
बाइकैमरलिज्म वेयर इन द प्रोविंसेस। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो गई है। हमारा आ जाता है कि द अगस्त ऑफर, इसको जो है आप जो है ये डेट बहुत ज्यादा 1940, इसको मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया किया कि द अगस्त ऑफर कौन से सन में द अगस्त ऑफर जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1940, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी जितने एक्ट हैं सबका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस, इसमें जो है गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको और एक्सपेंड सॉरी उसको और एक्सपेंड किया गया, फिर उसमें और भी अधिक जो है इंडियंस को जो है जोड़े गए थे। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वार काउंसिल, ये जो एडवाइजरी वार काउंसिल है ये एक बड़ा टॉपिक है, ये जो है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार के समय हुआ था, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो इसको आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वार काउंसिल जो है उसका निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद आया हमारा क्रिप्स प्रपोजल, कब आया 1942 में। यहाँ पे देखिए अगस्त ऑफर का डेट, जितने भी एक्ट के डेट है, जितने भी एक्ट के ईयर है उसको आप जरूर याद करिए। क्रिप्स प्रपोजल कब आया 1942 में। अब ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन पीपल। क्रिप्स प्रपोजल जब आया उसमें ये कह रहे हैं कि भारत के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा जो है फॉर्म किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिवन इंडियन डोमिनियन स्टेटस, और संविधान को भारतीय डोमिनियन का दर्जा देना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, सीआर फार्मूला, कब आया 1944 में। सीआर राजा गोपालचारी प्रेजेंटेड द सीआर फार्मूला बाय विच मुस्लिम लीग वुड सपोर्ट द कांग्रेस डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम। तो वहां पे सीआर फार्मूला मतलब इनका जो एक फार्मूला था मुस्लिम लीग को मनाने के लिए कि आप जो है कांग्रेस का सपोर्ट करें कि हमको जो है कंप्लीट फ्रीडम मिल सके। हालांकि इन्होंने सपोर्ट तो किया, लेकिन ये बाद में जो है फिर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक के बाद जो है ये जो है खुद का एक मतलब अलग राज्य ही मानने लगे कि हमको जो है आप आजाद कर दीजिए, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। बाकी इन्होंने मतलब फर्स्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी वहां तक ये लोग थे, तभी तो हमारे जो है वहां पे शायद 299 के कितने मेंबर थे, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा जो है तब वहां पे जो है बताऊंगा। तो फिर उसके बाद ये लोग चले गए थे, तब जाके वहां पे हमारा जो है इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास हुआ था। अब हमारा आगे जो है एक्ट वो है कैबिनेट मिशन प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान का एक जो है कमेटी बैठा, तो इसमें है कि इन मार्च 1947 लॉर्ड एटली, ये जो लॉर्ड एटली है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये यही जो है उस समय भी प्राइम मिनिस्टर, जब अपना भारत देश आजाद हुआ तब यही प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक क्वेश्चन पूछता था कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो अभी मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद यही थे, लॉर्ड एटली ही थे। जब अपना भारत देश आजाद हुआ तो यही भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब अपना भारत देश आजाद हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि 1946 में लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर। कौन कौन से थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को भेजा था साथ में, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो है एक कैबिनेट मिशन की मतलब जो है कैबिनेट मिशन के रूप में आए, जो ये 3 मेंबर थे, जिसमें फिर उसमें ये था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन वाज टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाकी इसके पहले जितने भी आए तो उसमें सबका जो है सब में यही बात हुआ था कि हम आपको आजादी दे देंगे, आजादी देंगे, लेकिन सब में फेल हुआ। लेकिन लास्ट में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें ये 3 मेंबर आए, तो उसमें जो है बेसिकली ये कहा गया कि अब आपको आजादी मिल जाएगी और आप एक अपना संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मिशन देयर शुड बी ए यूनियन ऑफ इंडिया, इस मिशन के तहत एक मतलब राज्यों का संघ होगा, हिंदुस्तान मतलब सॉरी भारत एक राज्यों का संघ होगा कंप्राइजिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट विच डील विद फॉरेन अफेयर्स। कह रहा है कि इस मिशन के अनुसार भारत का एक संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और विदेश मामलों से संबंधित राज्यों दोनों शामिल हों। फिर उसके बाद इसी मिशन में टू सेट अप इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप किया गया। अब इंटरिम गवर्नमेंट क्या है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी टॉपिक पे आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट पे क्या है, तो उसमें क्या क्या पोर्टफोलियो किसको किसको मिले हैं मैं वहां पे आपको सबको बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई कि अपना जो है अपने भारत का संविधान बनना चाहिए। द माउंट बैटन प्लान 1947, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आल्सो नोन एज 3 जून प्लान। इसे माउंट बैटन प्लान को ही 3 जून प्लान 1947 के नाम से भी जाना जाता है। द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन दिस प्लान। मतलब ये जो इंडिया का जो पावर ब्रिटिश के पास था उसमें ट्रांसफर करने का इसमें प्लान था कि आपको जो जितना हमारे ब्रिटिश के पास जितना भारत का पावर था वो पूरा अब पुनः भारत के लोगों को दे दिया जाए, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बंटवारे में इसको बनाया गया कि ताकि जो है आपका देश जो है मतलब पाकिस्तान को अलग आजादी मिल जाए और हिंदुस्तान को अलग आजादी मिल जाए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये कह रहा है कि डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। 1947 के तहत इंडिया को
आजादी और सोवरेनिटी मतलब जो है संप्रभुत्व राज्य घोषित किया गया। फिर उसके बाद स्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंस, कह रहा है कि आप जो है अपना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करिए, सेंटर में करिए और प्रोविंस में भी करिए। डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल हेड आप जो है वहां पे करिए। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख का नाममात्र के प्रमुख के रूप में नामित किया गया। अब उसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये देखिए आता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, यहाँ पे ये वर्ड नोट कर लीजिए, इंडियन गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपालचारी। यहाँ पे देखिए दो है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया मतलब पहला मतलब जो है आजादी का पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बना, तब आप क्या लगाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले भारत का मतलब इंडियन गवर्नर जनरल वाज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपाली, पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। और ये पूछे कि पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बना, तब आप लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछे पहला और अंतिम भारतीय पूछे, अगर भारतीय पूछे तो आप सी राजगोपालचारी लगाएंगे। और भारतीय ना पूछ के अगर यही पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा, लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर ये पूछा कि पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहा स्वतंत्र भारत का, तब आप वहां पे लगाएंगे सी राजगोपालचारी। ये क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कौन बना, एक वो क्वेश्चन आता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, एक वो क्वेश्चन आता है, फिर वायसराय कौन रहा, एक ये क्वेश्चन आता है, फिर अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन हुआ पहला गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हुआ गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडियन गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज कौन है? सी राजगोपालचारी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जो है लिख लीजिए कहीं पे, इसको छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है ये और हर बार पूछता है, सभी एग्जाम में पूछता है, फिर चाहे वो हमारा बीएचयू हो, डीयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में पूछता है। तो हमारा बेसिकली इतना जो है इंपॉर्टेंट एक्ट रहा, क्योंकि हमने जो है 1947 में हम आजाद हो गए और आजादी हमको मिली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरिम गवर्नमेंट क्या है, जो अभी मैंने आप बताया ना कि इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुआ उसमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर अब यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी तो जो है अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वेरीज का जो है सोल्यूशन लेकर आऊंगा। फिर अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।